कोरोना क्या कहीं चला गया था? आने वाले वक्त में ये बढ़ोतरी और हो सकती कहता है कि नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद आप लंबे समय तक प्रोटेक्टेड है। अब केसेस में बढ़ोतरी हुई है और जो ताजा आंकड़ा है वो 3,395 के आसपास आ गया है, जिसमें कुछ डेथ भी हुई। तो देखिए मौतें जो है दोनों में अंतर है, कोरोना से मौत और कोरोना के साथ मौत। आप सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से आपको ट्रक ने मार दिया और आपका टेस्ट किया गया पॉजिटिव है तो आपको कोरोना डिक्लेयर किया जाएगा। रहने के रूप के साथ साथ जो सिम्टम्स होते हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं। यूएस में भी केसेस बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं इसीलिए चिंता लोगों की बढ़ी है। हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर लिया, लेकिन बावजूद इसके अगर डेथ हो रहे हैं तो कोई तो वजह है कि इसका कुछ ना कुछ ऐसी जो हाईली इन्फेक्शियस है उनको रोकना संभव सा होता है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी शाह। उन तमाम सवालों के साथ जो एक बार फिर से देश और दुनिया को कहीं ना कहीं डरा भी रहा है और ये सोचने पर मजबूर भी कर रहा है कि क्या हालात 2020 से लेकर 22 तक जो बने थे वो क्या फिर से बनेंगे। जी हाँ, वो सवाल जो कोरोना को लेकर उठ रहे हैं उसे समझना बेहद इस वक्त जरूरी है, क्योंकि 2025 में मामला फिर से बढ़ने लगा है। तो ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज मेरे साथ खास मेहमान हैं। वो मेहमान जो कि कम्युनिटी मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में, लेकिन सबसे अहम पहचान है उनकी कि जब कोरोना काल था उस वक्त देश वैक्सीन पर काम कर रहा, तो जो स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन थी उसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे और साथ ही साथ वो तमाम गाइडलाइंस भी दे रहे थे जो उस वक्त जरूरी थे और उस गाइडलाइन के मेंबर भी थे। जी हाँ, डॉक्टर संजय राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, नमस्कार सर। आज जो स्थिति पैदा हो रही है और जो देश और दुनिया में सवाल उठ रहे हैं उसमें मेरा सवाल जो है, कोरोना क्या कहीं चला गया था जिसकी वापसी हुई है? क्योंकि लगातार प्रश्न ऐसे उठ रहे हैं कि कोरोना की वापसी, कोरोना की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में जाहिर तौर पर जब इस तरीके के प्रश्न सामने आते हैं तो लोगों को डर होता है, भय होता है कि क्या वो स्थिति फिर से होगी। पल्लवी जी, ये सवाल बहुत ही अहम है कि क्या कोरोना चला गया था, कोरोना फिर से आ गया। पूरी हर जगह चर्चा है इसकी। सारे न्यूज़ चैनल, हमारे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह ये चर्चा हो रही है। और शुरू से ही जो है कोरोना ही एक ऐसी बीमारी थी जिसको कोविड-19 हम यूजुअली कहते हैं, जो एक वायरस सार्स कोरोना वायरस 2 के द्वारा फैलता है। शुरू से ही जो है यह अंधों के हाथी जैसा है कि वो अंधों के हाथी की जो कहानी है वह जो है कि अलग अलग एक्सप्लेनेशन उसका है, अलग ढंग से जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। शायद जो है पहली बार अगर किसी डिजीज़ की हम हिस्ट्री देखें तो ऐसा हुआ कि शायद जो डोमेन एक्सपर्ट हैं उनके अलावा बाकी सभी लोग जो है इस पे सबसे ज़्यादा बोलते हैं। इस पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, उसके भी कारण है। अभी हम बात करते हैं कि अभी जो है क्या कोरोना फिर से आ गया है, फिर से क्या ये विकराल रूप लेने वाला है, यह एक अहम सवाल है। देखिए, कोरोना जो है सार्स कोविड-2 वायरस जो है, इस टाइप के वायरस कभी ख़त्म नहीं होते हैं, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। आपको याद होगा 3 साल पहले जब थर्ड वेव आई थी, उस समय भी मैंने कहा था कि अब कोई भी वेव आएगी, अभी जो है इसकी संभावना कम है कि सीवियरिटी बढ़े, डेथ बढ़े। उसका कारण ये है कि अब पूरा समाज वैसा नहीं है कि अनइम्यूनाइज्ड हो या ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। सो कुछ भी हमें अगर प्रिडिक्शन हम करते हैं तो जो अभी तक हमने एविडेंस पिछले इतने सालों में जनरेट किया है उस बेसिस पे ही करेंगे। 5 साल में बहुत ज़्यादा एविडेंस हमने जनरेट किया है कोविड पे। सो कोविड पे जो एविडेंस है ये कहता है कि पॉपुलेशन में एक अच्छी खासी इम्यूनिटी है। नया वायरस जो है JN.1 जो है ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। मेजॉरिटी अभी वही सर्कुलेशन में है, उसके भी सब लिनेज आ गए हैं, लेकिन कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेथ कर रहा है या बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन कर रहा है। हाँ,
वह जो है इन्फेक्टिविटी उसकी ज़्यादा होने से इन्फेक्शंस होंगी। लेकिन आज की डेट में जो हमारे पास एविडेंस है उस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि वो माइल्ड होंगे। अभी जितने लोग भी हो रहे हैं या तो माइल्ड सिम्टम है, इंसिडेंटल फाइंडिंग है। जब कोविड आता है तो इसके लिए जो है तेजी से हम टेस्ट भी बढ़ा देते हैं, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। वैसे ही जैसे सर्दी जुकाम के सीजन में अगर आप सर्दी जुकाम टेस्ट करने लगे, वो भी कोरोना फैमिली का ही है। जो सर्दी जुकाम होता है वह भी वायरस जो है कोरोना फैमिली का ही आरएनए वायरस है जी। ये। डॉक्टर राय, इसमें 2-3 बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। एक तो ये कहा कि कोरोना कहीं नहीं था, यही मौजूद था और वो लगातार अपने रूप को बदलता रहता है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें, 2022 में 2021 की बात करें, माफ कीजिएगा, तो 2021 में जब अप्रैल के बाद केसेस शुरू हुए थे तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विकराल रूप ले लिया था। इस बार 2025 में बेशक आपने कहा कि सब लीनिएज है और अभी जो है ऐसे हालात पैदा नहीं हो रहे, लेकिन जिस गति से अब केसेस में बढ़ोतरी हुई है और जो ताजा आंकड़ा है वो 3,395 के आसपास आ गया है, जिसमें कुछ डेथ भी हुई है, तो ये संशय पैदा करता है कि क्या आने वाले वक्त में ये बढ़ोतरी और हो सकती है या इसका जो प्रकोप है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी हम ऐसे वेरिएंट पर टेस्ट ही कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए जो जिसकी आपने बात की, जब 2021 मार्च लास्ट वीक से हिंदुस्तान में बढ़ना शुरू हुआ था और अप्रैल और मई हम जो पर डे 4 लाख केसेस पर डे न्यू केसेस रिपोर्ट कर रहे थे। 5,000 के आसपास पर डे डेथ रिपोर्ट कर रहे थे, जो सेकेंड वेव था, जिसको बहुत ही डिवास्टेटिंग वेव कहते हैं, जिसने त्राहिमाम मचा दिया था। उस समय अब में अंतर है, उस समय पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इन्फेक्ट नहीं हुआ था। नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद जो है लंबी तक समय तक इम्यूनिटी मिलती है, इम्यूनिटी अगेंस्ट सीवियरिटी और डेथ मिलती है। क्योंकि आरएनए वायरस से म्यूटेशंस होते रहते हैं, तो इसलिए इन्फेक्शन जो है नए वायरस से भी हो सकता है। वैसे ही जैसे सर्दी जुकाम में आपको हर साल सर्दी जुकाम होते रहते हैं, बट वो सीवियरिटी नहीं होती। लेकिन अगर पॉपुलेशन कंप्लीटली ससेप्टेबल है, उस फैमिली का होने से सर्दी जुकाम से भी प्रॉब्लम हो सकती थी, बट इसलिए नहीं होती है। जो सेकेंड वेव में जो हुआ उस समय तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। आज वही स्ट्रेंथ है। उसके भी वैज्ञानिक कारण होते हैं कि कब वेव आएगी कब नहीं आएगा। जब 4th वेव आने वाली थी, जब सारी तैयारियां हो रही थी, 3rd वेव आई थी जनवरी 22 में। नवंबर में ओमिक्रॉन पहली बार डिटेक्ट हुआ था, अगर आपको याद हो जी। बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका ने डिटेक्ट किया था। उसको डब्ल्यूएचओ को उन्होंने रिपोर्ट किया था। 2 दिन के अंदर जो है डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यह जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अभी जो भी उसके वेरिएंट आए हैं उसको 2 सालों में भी जो है हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं कहा है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा है। जैसे JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा है। ओमिक्रॉन आया था तो उसको रखना था क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा थी और इम्यून सिस्टम को बाईपास कर रहा था। और इसलिए जो है जनवरी में हम करीब जनवरी 22 में 1 लाख केसेस पर डे रिपोर्ट किए। अभी तो 1000 भी केसेस हम नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डेथ बहुत ज्यादा नहीं हुई। हॉस्पिटलाइजेशन वैसा नहीं हुआ जैसा सेकेंड वेव में हुआ था, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन को जो है इम्यूनिटी मिल गई थी। तो आज के समय में केसेस बढ़ना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। केसेस बढ़ेंगे और इस टाइप के वायरस में फ्लक्चुएशन होते रहेंगे। अगर इवन 5 लाख भी केसेस पर डे हो जाए तो भी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। केस कोई कंसर्न नहीं है। ये 500 केसेस पर डे नहीं हो रहे हैं। 5 बिल्कुल, बहुत अहम बात कही है आपने और हमेशा ये आप कहते भी रहे हैं डॉक्टर कि जिस तरीके की स्थिति भारत की थी और भारत में जिस तरीके से एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी की जब चर्चा हुई थी तो वो अटेन भी भारत ने कर लिया। प्लस भारत के पास वैक्सीन भी है और जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़नी चाहिए उसके लिए भी अब भारत बहुत हद तक तैयार भी है। लेकिन डॉक्टर, संशय इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के कई
सब लीनेज दिखने शुरू हो गए हैं। और अगर साउथ एशियन कंट्रीज में देखें तो बहुत तेजी से सिंगापुर में, हांगकांग में, चाइना में भी केसेस बढ़े हैं, और साथ ही साथ अब ये भी खबर आने लगी कि यूएस में भी केसेस बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए चिंता लोगों की बढ़ी है कि जो स्थिति है, बेशक हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर लिया, लेकिन बावजूद इसके अगर डेथ हो रहे हैं तो कोई तो वजह है कि इसका कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति है कि जिससे कि उसको समझा बेहतर तरीके से जा सके। जी हाँ, अगर डेथ बढ़ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है, तो ये है। आप सिंगापुर में सारे वे भी आए थे पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगने के बाद, ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेशन के बाद, 2 डोज नहीं 3 डोज से लग चुके हैं। हमारे देश में तो 12 साल से कम के बच्चों को हमने एक भी डोज नहीं दिया, फिर भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसका यही कारण था कि सबको इन्फेक्शन हो गया था। जब कैसे पता सबको इन्फेक्शन हो गया था? जब हमने सीरो सर्वे किया तो पता चला कि इवन जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, 12 साल से कम के एक भी बच्चों को इस देश में वैक्सीन नहीं दी गई, हमारी पॉलिसी नहीं थी देने की, उनमें भी जो है ऑलमोस्ट 100% पॉजिटिविटी आई। इसका मतलब हुआ सबको हो गया। और इसलिए जो है हम लोगों ने कहा था, और सरकार का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, इन्होंने 12 साल से कम के बच्चों को जो है वैक्सीन नहीं लगाई। हम लोगों का ही रिकमेंडेशन था कि उनको लगाने से नुकसान हो सकता है, फायदा होने की संभावना कम है, और देखा गया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको याद होगा जब 4th वेव की बात हो रही थी कि चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं, साउथ कोरिया में बढ़ रहे हैं, जापान में, इन 3 कंट्री में बढ़ रहे थे, तो इसलिए जो है सारी स्टेट को कहा गया था तैयार होने के लिए। आपके साथ ही मैंने शो किया था और मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में इसकी कोई संभावना नहीं है, बहुत ही कम संभावना है। क्यों? ये सारे हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री है, इंडिया भी हाईली वैक्सीनेटेड है। दोनों में अंतर यह है कि इंडिया में सेकेंड वेव बहुत बड़ी आई थी, बाकी इन कंट्री में जैसे चाइना में सिर्फ वुहान तक सीमित रह गया था, बाकी कंट्री में भी छोटे छोटे पॉकेट तक सीमित रह गए थे। 100% पॉपुलेशन उनका अगर वैक्सीनेटेड है तो भी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी। और इसलिए जो है जहां भी सिर्फ वैक्सीन से इम्यूनिटी है, क्योंकि वैक्सीन की इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आप जितने भी पब्लिकेशन देख लें 6 महीने के आसपास है। यहाँ तो सबको इन्फेक्शन भी हो गया, साथ साथ वैक्सीन भी मेजॉरिटी को लग गया, सो हाइब्रिड इम्यूनिटी है। तो अभी भी जो पब्लिकेशन है, जो साइंस है, मैं सिर्फ साइंस की बात करता हूँ और उस बेसिस पे ही मैं अपना जो है कोई भी ओपिनियन दे सकता हूँ। जो साइंस ये कहता है कि नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद आप लंबे समय तक प्रोटेक्टेड हैं, सीवियरिटी और डेथ से हो सकता है आप पूरी लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड हो। जो अभी तक कोरोना का जितने रूप आए हैं उनसे आप प्रोटेक्टेड है, इंक्लूडिंग द करेंट वेरिएंट। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इट्स वेरी अनलाइकली कि नया वेरिएंट जो है कुछ बहुत बड़ा सीवियरिटी बढ़ाने वाला है, डेथ बढ़ाने वाला है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ाना है, इसकी संभावना रियली बहुत कम है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, मॉनिटर करने की जरूरत है। हो सकता है वायरस कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाए। अगर कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया बिल्कुल ही कंप्लीटली, तो एक न्यू वायरस होगा। और जब न्यू वायरस आएगा तो जो है हम ये कर सकते हैं। देखिए WHO क्या कहता है, उसका रिकमेंडेशन तो शुरू से है। अभी अगर आप WHO का रिकमेंडेशन देख लें तो ये है कि नए वेरिएंट से वैक्सीन बना के दे दिया जाए। कोई ये नहीं, बच्चों के वैक्सीन के लिए वो कहता है हमने नहीं दिया बच्चों को वैक्सीन, फिर भी बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें एविडेंस बेस्ड बातें करनी चाहिए। 5 साल में हमने क्या एविडेंस जनरेट किया है। मॉडर्न मेडिसिन की खासियत यही है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को कहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ा स्टैंड लिया था जब WHO ने जिस तरीके से कहा था कि बच्चों में भी दिया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार ने इसको नहीं अपनाया। और आप जैसे डॉक्टर्स की बात मानी गई कि क्यों नहीं देने की जरूरत है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तो फिलहाल अगर हम इस वेरिएंट को देखें तो ये क्या है? क्या ये इंटरेस्ट के लिए है अभी या कंसर्न है? अभी देखिए, अभी तक इसको ये 1 साल से ऊपर हो गया। ये 2023 में ही पहली बार डिटेक्ट हुआ था। तब से अभी तक इसको हम मॉनिटर ही कर रहे हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा है। हम देखिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न कब उनको लेवल करते हैं, उसके 4 ये होते हैं। या तो इन्फेक्टिविटी बढ़ जाए अचानक, जैसे ओमिक्रॉन का हुआ, 2 दिन में ही उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया गया।
या उसकी जो है इम्यूनिटी को बाईपास करने की क्षमता हो जाए, जो भी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है कंप्लीटली पास कर दे। जैसे ओमिक्रॉन जब आया था तो इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा था, जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी थी, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से था या वैक्सीन से था। सीवियरिटी डेथ नहीं कर रहा था, बट इन्फेक्शन कर रहा था, ऑलमोस्ट सबको इन्फेक्ट कर रहा था। तीसरा जो होता है कि या तो जो नॉर्मल हमारा प्रोटोकॉल है उसकी को मैनेजमेंट का, कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको कंप्लीटली जो है इग्नोर कर दे, उसका कोई बेनिफिट ना हो। और चौथा होता है कि सीवियरिटी और डेथ बढ़ जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जो है इसको अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा गया है, कंसर्न नहीं कहा गया है। और अगर 1.5 साल में नहीं हुआ तो उम्मीद कमी है कि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में कहा जाएगा। इवन वेरिएंट ऑफ कंसर्न में मान लीजिए अगर आ भी जाता है कल, 1 साल में नहीं हुआ बट अगले महीने तक, क्योंकि इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, इसको हम कह सकते हैं, WHO लेवल करेगा किसी पे, तो फिर इन्फेक्टिविटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओमिक्रॉन भी आया था, मैंने कहा था कि हो सकता है वरदान हो पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो वायरस अगर वीक वायरस है तो आप इन्फेक्शन कर दे तो जस्ट लाइक वैक्सीन इम्यूनिटी देता है। जैसे हम पोलियो का किसी वायरस को कमजोर करके वैक्सीन दे देते हैं जी, लाइव एटेन्यूएटेड देते हैं और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। डिजीज नहीं करता, इम्यूनिटी डेवलप होती है। जब वाइल्ड पोलियो वायरस आता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सेम वैसे ही नेचुरल वे में अगर हो जाए तो ऐसा होता है। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि सीवियरिटी और डेथ बढ़ने वाला है। जहां तक कुछ मौतें हुई हैं तो देखिए, मौतें जो है दोनों में अंतर है, कोरोना से मौत और कोरोना के साथ मौत। जी बिल्कुल, कोरोना के साथ मौत है। आप जो है हॉस्पिटलाइज हैं, इन्फेक्शन इस समय है वातावरण में, हो सकता है आप कैंसर के टर्मिनली इल पेशेंट है, ऐसे भी डेथ होनी है, टर्मिनली हॉस्पिटल में आप दिए हैं, एडमिटेड है, उस समय भी अगर कोविड पॉजिटिव आपका टेस्ट करें पॉजिटिव आता है तो हम उसको कोविड डेथ में डिक्लेयर करते हैं। तो यह कोविड के साथ डेथ हुआ, कोविड के कारण से डेथ नहीं हुआ। कोविड के कारण से डेथ तब मानी जाएगी जब निमोनिया हो गया इस कारण से, सो वह, लेकिन समहाउ जो है कोविड, मैंने कहा नहीं कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जो अंधों का हाथी जैसा है, और उसको गाइडलाइंस भी जो बनाया गया, पहली बार ऐसा बनाया गया गाइडलाइंस कि कोई भी डेथ हो अगर पॉजिटिव आता है तो उसको कोविड माना जाएगा। आप सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से आपको ट्रक ने मार दिया और आपका टेस्ट किया गया पॉजिटिव है, आप उसके बाद पोस्टमार्टम के समय तो आपको कोरोना डेथ डिक्लेयर किया जाएगा। ये कभी नहीं हुआ था, ये सिर्फ कोविड में ही हुआ था। तो इसलिए ये कहना कि कोविड डेथ है, ये नहीं है, कोविड से एसोसिएटेड डेथ है। ये सारी डेथ कोविड के साथ है, कोविड के कारण है, ये अभी नहीं माना जा सकता है। यही समझने की भी जरूरत है, और बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि कोविड से डेथ होना या कोविड के साथ डेथ होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और यही समझने की भी जरूरत है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में डॉक्टर, एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से अब जो वेरिएंट दिख रहे हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वेरिएंट के बदलने के रूप के साथ साथ जो सिम्टम्स होते हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं? क्या कुछ इस तरीके की भी समस्याएं होती है, जैसे पहले सीवियर हो रहा था, अभी थोड़ा कम हो रहा है लेकिन प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, इस तरीके के सिम्टम्स में भी चेंजेस होते हैं? देखिए, सिम्टम्स में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे अभी ओमिक्रॉन में जैसे ये टेस्ट का न होना जो है, ओमिक्रॉन से पहले डेल्टा में भी बहुत ही कॉमन था, ओरिजिनल वुहान में भी था, अल्फा में भी था, बट वो देखने को मिला है। बाकी सिम्टम्स वही हैं, सोर थ्रोट होना, गला खराब होना, खांसी होना, बुखार होना, जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस होते हैं, सो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स जो हैं बाकी वही सिम्टम्स हैं। तो हो सकते हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बट वो वायरस में चेंजेस होते हैं। देखिए, ये आरएनए वायरस है, तो जब भी म्यूटेशंस होते हैं ना, तो उसमें जो है म्यूटेशंस क्यों होते हैं, वो जब अपने आप को बढ़ाता है, संख्या बढ़ाता है, तेजी से बढ़ाता है, उसमें कुछ एरर्स हो जाते हैं, सेम सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है, उसी को म्यूटेशंस कहते हैं। कई बार म्यूटेशंस ही उनके लिए घातक हो जाते हैं। इसलिए जो है हमें उस म्यूटेशंस को चिंता नहीं करनी। 10,000 से ज्यादा म्यूटेशंस हो सकते हैं, लेकिन सारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न आज तक 5 ही हैं। तो म्यूटेशंस होते रहेंगे, उसको मॉनिटर करते रहते हैं। हो सकता है कभी ऐसा म्यूटेशन हो इसको खत्म कर दे, अपने आप ही वायरस ही अपने आप को खत्म कर ले। लेकिन
इस टाइप के वायरस ऐसे नहीं जाते हैं और इस टाइप के फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा था, अगर हम नंबर गिनते रहें, आज से 3 साल पहले मैंने कहा था, तो हम 30वीं और 40वीं वेव की बात करेंगे, जी। क्योंकि और ऐसे नंबर भी बढ़ेंगे। यही सवाल है डॉक्टर कि जिस तरीके से हम वेरिएंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए कि अलग मुल्कों में, अलग देशों में जिस तरीके के वेरिएंट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो भारत में वेरिएंट हो वही वेरिएंट चाइना में हो, सिंगापुर में हो या फिर अमेरिका में हो। सारे वेरिएंट्स अलग हो सकते हैं क्या? यही जानकारी हम चाहेंगे कि आज हमारे दर्शकों को आप दें। हाँ, देखिए, वेरिएंट अलग हो सकते हैं, बट होता क्या है कि आज तक मोबिलिटी जिस तरीके से पूरी दुनिया में है, जो भी वेरिएंट आता है वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है अगर हाईली इन्फेक्शियस है। जैसे जब ओमिक्रॉन नवंबर 2021 में पहली बार इन्होंने कहा था, साउथ अफ्रीका ने WHO को कहा था, उस समय ऑलमोस्ट 98% डेल्टा वेरिएंट जो है सर्कुलेशन में था। मैंने उसी दिन कहा था, नवंबर में, अगर आप ये चेक करो कि बहुत जल्दी यह जो है शायद इसको रिप्लेस कर देगा, और विद इन मंथ जो है पूरी दुनिया में मोर देन 90% जो है ओमिक्रॉन आ गया। तो नया वेरिएंट अगर बहुत ही ज्यादा हमारा इन्फेक्शियस है तो एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करता जाता है, और चूंकि पूरी दुनिया में इतनी मोबिलिटी है कि वो हो जाता है। लेकिन इम्यूनिटी का लेवल दुनिया में अलग अलग है। कहीं जो है नेचुरल इम्यूनिटी है, कहीं अलग अलग टाइप के वैक्सीन दिए गए हैं, कहीं जो है उनकी जो है हाइब्रिड टाइप की इम्यूनिटी है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में मेनली नेचुरल इम्यूनिटी है, कुछ कंट्री अभी भी है जहां 5 से 10% ही दिया गया, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, जहां जब 33% के आसपास ही वैक्सीनेशन हुआ था तब तक ओमिक्रॉन आ गया, और उन्होंने शुरू में तो अच्छा वैक्सीनेशन कवरेज था, उसके बाद ओमिक्रॉन के बाद बंद कर दिया कि सबको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, इसलिए देने की जरूरत नहीं है। यूएस में देखें तो अभी भी दे रहे हैं। अभी जो है दिसंबर के पहले अगर आप रिकमेंडेशन देख लें सीडीसी का, तो ये था कि न्यू वेरिएंट से, वही जेन 1 से ही न्यू वैक्सीन बना के, और विंटर 2024 विंटर से पहले सबको दे दे, 6 महीने से ऊपर के सारे लोगों को। तो 6 महीने से ऊपर के बच्चों को, बुजुर्गों को, एडल्ट को, सबको ही लगाने का रिकमेंडेशन था और दिया भी गया। हमारी कंट्री में नहीं दिया गया, तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है उनकी, मेनली जो है उसकी जो है हजारों पब्लिकेशंस हैं कि उनकी जो इम्यूनिटी 6 महीने बाद घटती जाती है। उनका जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप होना मुश्किल है, इसलिए कि यह सिर्फ मैसेंजर आरएनए जो है, स्पाइक प्रोटीन, 4 प्रोटीन होते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 में। स्पाइक प्रोटीन होता है, एस प्रोटीन, एन प्रोटीन, ई और एम। तो ये एस प्रोटीन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाता है। ये जितने म्यूटेशन है, जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की हम बात कर रहे हैं, ये सारे म्यूटेशन जो है एस प्रोटीन में ही होता है, और एस प्रोटीन ऑलमोस्ट कंप्लीटली चेंज हो गया है। उस वैक्सीन के लिए यह कंप्लीटली नया वायरस है। लेकिन जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो आपकी शरीर जो है चारों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, प्लस तो उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। साथ साथ एक सेलुलर इम्यूनिटी भी होती है, 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, सेलुलर और ह्यूमरल। ह्यूमरल में हम एंटीबॉडीज का लेवल देखते हैं, सेलुलर में आपका शरीर याद कर लेता है, एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप कर लेता है कि फ्यूचर में अगर आपकी एंटीबॉडीज नहीं भी हैं, बट फ्यूचर में अगर उस टाइप का वायरस अटैक करता है तो वह आपको जो है अपने आप एंटीबॉडीज बना के केयर करते हैं। तो एस प्रोटीन तो बदल गया, लेकिन बाकी प्रोटीन है तो बॉडीज को रिकॉग्नाइज करके जो है उनके अगेंस्ट तुरंत एंटीबॉडीज बनाता है। सो नेवर, तो इसलिए सीवियरिटी डेथ नहीं होती। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी सिर्फ वैक्सीन से रिलेटेड है तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंट्री में जो है इस टाइप का जो है मिलना बहुत ही मुश्किल है कि किसी को जो है नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, बिल्कुल ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। ओके डॉक्टर, जाते जाते एक और सवाल मैं कर लेती हूँ कि क्या आज ये स्थिति है कि फिर से लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत है, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? देखिए, ये वैसे तो जिस तरीके के मौसम इस वक्त है उसमें फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस, तमाम चीज़ें होती हैं और उसमें भी लोग प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन जो मास्क का खौफ था कि सभी मास्क लगाकर घूम रहे थे और तमाम चीज़ें फॉलो कर रहे थे, आज आप वो क्या सलाह देना चाहेंगे जो परिस्थिति बनती हुई दिख रही है? देखिए, गाइडलाइंस की अगर बात करें
टीवी न्यूज़ चैनल पे भी सभी लोग मास्क पहने, हुँ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं। क्योंकि आपने सवाल पूछा, एज़ ए डॉक्टर कुछ बताना होता है। जी। अगर मैं साइंस की बात करूँ, तो कंप्लीटली बेमाने हैं, मैं उसका एग्ज़ाम्पल दे के आपको बताता हूँ। हुँ, हुँ, जब हमने लगाया था मार्च 24 मार्च को, मैंने 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया था इस कंट्री में। पूरी तरीके से बंद कर दिया था, कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता था। उस समय 5-6 केसेस पर डे होते थे। बस में नहीं था, भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, और सब कुछ होते हुए भी जो है हम 1 लाख केसेस तक पहुंच गए सितंबर 2020 में। ठीक है, सारा कुछ करने के बाद, क्योंकि पॉपुलेशन में इम्यूनिटी नहीं थी। हुँ, उसके बाद सब कुछ खुल गया। हुँ, आप लोगों ने दिखाना शुरू किया कि इतना भीड़ है, दिवाली में भीड़ हो रही है वहां पे, बट एक डिक्लाइन शुरू हो गया, अपने आप कम होते गए केस। फरवरी 2021 तक आते आते 10,000 से कम पहुंच गए थे। उसमें कौन सा हमने प्रिकॉशन लिया था? वह हुँ, नेचुरल वे था। हुँ, जब सेकेंड वेव आया था जिस अप्रैल में, कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस समय जो है जब ये वेव आया, हमने 2,000 रुपये फाइन भी लगाते थे मास्क नहीं पहनने पे, फिर बिल्कुल। भी हम रोक नहीं पाए। हुँ, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए बेड नहीं थे, कहीं भी ऑक्सीजन की कमी थी, सब कुछ करते हुए भी हर कोई मास्क पहनता था। भीड़ भाड़ जगह पे नहीं होती थी, कहीं नहीं जाते थे, फिर भी रोक नहीं पाए, और हम 5 लाख, 4 से 5 लाख केसेस पर डे रिपोर्ट करने लगे। तो हुँ, कहने के लिए ठीक है, वो हमेशा जो है रिस्पायरेटरी वायरस को थोड़ा सा प्रिवेंट करता है, बट जो हाईली इन्फेक्शियस है उनको रोकना असंभव सा होता है, इसलिए हुँ, वो बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। हुँ। और इसलिए मैं एटलीस्ट की ये पहनो, उससे रुक जाएगा, मैं नहीं रिकमेंड कर सकता। जी हाँ। जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और मुझे लगता है आज जो सवाल देश और दुनिया में बना हुआ है उसको एक हद तक आपने अपने जवाबों के ज़रिए क्लियर भी कर दिया है कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा से मौजूद था। बेशक 2020 से 22 तक जो परिस्थिति बनी और जो विभत्स रूप देखा, वो बेशक अब पैदा ना हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से साइंस बढ़ा है और आप जैसे डॉक्टर्स जो है लगातार शोध कर रहे हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके की अभी परिस्थिति है। ये ज़रूर है कि अपना स्वरूप और प्रारूप बदलेता है या बदलेगा, वो आने वाले वक्त के हिसाब से तय होगा, लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका। तो आज नमस्कार। के लिए बस इतना ही, और कोरोना को लेकर एक बार फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि डरने और घबराने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। केसेज़ में ज़रूर इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन इसको इस तरीके से मानिए कि जैसे सर्दी, ज़ुकाम, बुखार और फ्लू जैसी समस्याएँ होती हैं, कुछ इसी तरीके की हैं, लेकिन ये जानलेवा फ़िलहाल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको थोड़ा फ़ॉलो किया जाए, और ख़ास करके बच्चे और बुज़ुर्ग सब, क्योंकि माना ये जाता है कि सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल वही होते हैं, लेकिन बच्चों में घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर संजय राय ने जैसे बताया कि बच्चे जो हैं, उनकी जो इम्यूनिटी होती है, वैसी इम्यूनिटी किसी की नहीं होती है, और हमारे देश ने इस उदाहरण को देखा, समझा और परखा भी, और इसीलिए हमारे बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से मैं आपका करना चाहूँगी, और हम अपने दर्शकों को फिर से ये कहना चाहेंगे कि डरिए नहीं, सिर्फ़ अपने आप का ख़याल रखिए।